स्क्रीन पे आ रही है यहाँ पे? यस सर आ रही है। इंटेंजिबल एसेट्स। यार सारे काम कर लो प्लीज, अपने माइक ऑफ कर लो सर के अलावा। ये सब लोगों को इंटेंजिबल एसेट्स की वो मिल गई है पावर पॉइंट की फाइल? नो सर। नो सर। स्क्रीन पे भी नजर नहीं आ रही है? नो, स्क्रीन पे तो नो सर। नजर आ रही है, मिली नहीं। अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही? नो सर, अभी भी नहीं आ रही। रीडिंग एंड मार्किंग ब्रेकअप आपका नजर आ रहा है। ये क्लियर नजर नहीं आ रहा। अभी अब आई है? यस सर, अभी आपने ऑन नहीं सर। की। अब ऑन कर दी है? नो सर। रिज्यूम सर। किया। अब नो सर। नो सर। ग्रुप में भी भेजी है, ग्रुप में आप लोगों को नहीं मिली? नहीं नो नो सर, सर। ग्रुप में भी नहीं मिली। यार ग्रुप में मेरे पास तो सर मेरी अब नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। सर अब आ गई है। ग्रुप में आ गई है? यस सर। चलें, सब लोग इस तरह कर लें, फिर यहीं से इसको ओपन कर लें। ओके सर। सर ये भी ओपन नहीं हो रही। हो गई है। You may not have a proper app. सर आपका और मेरा नाम सेम है। सब मुझे मैसेज कर रहे हैं, काफियों को आवाज नहीं आ रही सर, सारे मुझे मैसेज कर रहे हैं। ग्रुप में कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। वो आवाज इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं बोल ही बहुत कम रहा हूँ ना। सर वो हमजा बाबर की भी, हमजा बाबर का मैसेज आया हुआ है सर, उसके बाद मुइन साहब का मैसेज आया हुआ है। अच्छा, खटक को मैंने सबको किया। बोलिएगा नहीं, मैं क्लास ले रही हूँ। अच्छा वायरस आया हुआ है, कोरोना वायरस सर, तबाही मचा दी है सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर अटेंडेंस तो नहीं हुई, मेरी क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही थी। अच्छा, अभी नहीं हुई, वो हम बीच में करेंगे। ओके सर। यार ये बोर्ड पे गंदा डालो प्लीज। तमीज नहीं है तुम लोगों को, बस भी कर दो अब। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो इस एज में ऐसी चीजें हो जाया करती हैं तो लेकिन नहीं इस सर, तरह इंसान है ना, छोटे हाँ, तो नहीं है आप, केजी के बच्चे तो नहीं है ये लोग। अच्छा। और कीप इन माइंड कि ये सारी चीज रिकॉर्ड भी हो रही है और ये रिकॉर्ड भी डेफिनेटली शेयर होगा, तो उम्मीद है कि आप सब लोग जो है वो बिहेव करेंगे। अच्छा, पावर पॉइंट स्लाइड में ये जो IS-38 है, इंटेंजिबल एसेट, ये अगर आपके पास हो तो यहाँ से हम बात जो है वो थोड़ी सी आगे बढ़ाएं। ये सबको मिल गई है? यस सर। अच्छा, अब इसमें हमने ये जो सारी बातें हैं, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप था, फिर जो डेफिनेशंस थी, इंटेंजिबल एसेट्स की जो फिजिकल सब्सटेंस है, इसमें ये हम जितनी भी बातें हैं ये सारी हम इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स वाली तक हमने तमाम बातें जो है वो हमने कर ली थी लास्ट टाइम ही, इफ यू रिमेम्बर। यस सर कर ली।
अच्छा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने उसको हम जरा बहुत ही ब्रीफली जरा रीकैप कर लेते हैं, और फिर हम क्योंकि एंड पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, तो वो फिर क्वेश्चंस भी हमने आज से अटेम्प्ट करने शुरू करने हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये स्लाइड है 9, स्लाइड नंबर 9। Yes, sir. Slide number 9. Through specific activities of research and development, जी sir. an entity may execute some activities for the growth of the organization, from which it may gain scientific or technical knowledge or result in ground for the design and implementation of new processes or systems. These activities may or may not be converted in an intangible asset. Patents, copyrights, motion pictures, etc. For these activities, which are collectively known as research and development, this standard prescribes some rules which are mentioned as under. All research activities, basic and applied, should be expensed in the related period. अब जो बात यहाँ पे उन्होंने की भी है वो ये है कि हर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट की एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करती हैं ताकि to gain some scientific या technical knowledge about their organization or their products or their product line. अब because these activities may or may not convert into future economic benefits, therefore these activities, which are basically these are expensed in the period in which they are incurred. Please. आवाज नहीं आ रही। सर काइंडली सबसे माइक म्यूट कर दें। सर सबसे माइक म्यूट करवा दें काइंडली। हाँ जी। सर आप ये स्पेशली जो भी वो हमारे पठान लोग जो हैं वो जो पीछे से उनकी आवाजें आ रही हैं, तो ये काइंडली लाजमी माइक अपना लाजमी बंद करें। सब अपना माइक म्यूट कर दें तो जरा थोड़ी सी आसानी रहेगी। जिसका कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो वो फिर माइक ऑन करके तो वो बता दो। ओके सर। अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे वो बात ये कर रहे थे कि research activity is just executed to gain some knowledge, और ज़रूरी नहीं है कि this knowledge may result in the inflow of economic benefits in the future. तो इस वजह से जितनी भी रिसर्च एक्टिविटीज होती हैं उन रिसर्च एक्टिविटीज को हम लोग जो हैं वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में। रिसर्च कॉस्ट एक्सपेंस के तौर पे अपीयर होती है जिस पीरियड में भी इसको इनकर किया जाता है। अगर इस एक्टिविटी को सर जो आप स्लाइड पढ़ रहे हैं वो शेयर कर दें यहाँ पे, स्क्रीन पे शेयर कर दें। ये स्लाइड नंबर 9 है। अब आ रही है कि अब भी नहीं आ रही है? सर वो ओपन हो रही है शायद। अच्छा, अब ठीक है। नो सर अभी तक नहीं खुली स्लाइड्स। सर फाइल सिर्फ नजर आ रही है। आप इस तरह कर लें ना, आप लोग वो कर लें जो मैंने ग्रुप में आई आपको हुई है, ग्रुप में खोल लो। हाँ ग्रुप में वहां पे ओपन कर लें, वहां से स्लाइड नंबर 9 है। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने क्या बात की कि जो रिसर्च एक्टिविटीज हैं दे आर जस्ट एम्ड एट गेनिंग न्यू नॉलेज,
और इनकी वजह से क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का मिलना जो है वो क्योंकि नजर नहीं आ रहा होता, इस वजह से हम इसको एक्सपेंस के तौर पे इनकम स्टेटमेंट में चार्ज कर देते हैं। आगे फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात हुई जो कि स्लाइड नंबर 10 पे है। अगर आप जरा थोड़ी सी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएं तो all development activities should be expensed, but if all of the following conditions are met, the related cost of development should be capitalized and treated as an intangible asset. अब वो conditions क्या क्या हैं? Technical feasibility उसकी आपके पास मौजूद हो, जो research आपने conduct की वो तो that will be expensed in the period in which it is basically incurred. But if you want to proceed with that research activity and you have got the technical feasibility of completing that intangible asset, you have the intention to complete the intangible asset, and there is a feasibility or there is a demand for the particular asset, demand ho ya uski you have got the ability to sell that intangible asset, तो फिर और ऑब्वियसली अगर आप उसको सेल करेंगे, यूज कर सकते हैं आप उसको, या अगर आप उसको सेल कर सकते हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो अगर ये 4 कंडीशंस जो हैं वो पूरी हो रही हैं तो फिर आप उस कॉस्ट को जो कि आप उसके ऊपर इनकर कर रहे हैं उसको आप डेवलपमेंट का नाम देंगे, और वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से ही, ऑल्दो खाली रिसर्च एक्टिविटी is the first phase of developing a new product, जिसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ टेक्निकल नॉलेज हासिल करने के लिए आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। फिर जब आप उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फर्दर आप स्टेप लेते हैं तो वो डेवलपमेंट कहलाता है। बैलेंस शीट में ये बहरहाल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम से ही जो है वो अपीयर होगा, और उसके लिए फिर कंडीशंस बताई गई हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। वो कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे हमने 4 डिस्कस की। एक तो उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट बनाई जा सकती भी है या नहीं बनाई जा सकती, जो हम काम करने लगे हैं वो हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। नंबर 2 आपकी इंटेंशन टू कंप्लीट द इंटेंजिबल एसेट। नंबर 3 के डू यू हैव द एबिलिटी टू यूज, और फिर फ्यूचर इकोनॉमिक। अगर ये चारों की चारों पूरी होती हैं तो फिर आप उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम देंगे और इंटेंजिबल एसेट के तौर पे वो बैलेंस शीट में अपीयर होगी। The availability of adequate technical, financial and other resources to complete the development and to use or sell the intangible asset, ये next उसमें availability of resources भी हैं आपके पास, खाली पैसों की ही बात नहीं है। टेक्निकल आपके पास इंजीनियर्स ऐसे हैं या नहीं हैं, या जो भी बनाने के लिए जो टेक्निकल आपके पास एक्सपर्टीज हैं वो हैं या हैं भी आपके पास या नहीं है, और फिर जो उसके ऊपर जो कॉस्ट होगी। जी 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 सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये चारों चीजें R&D में मुकम्मल हो रही हैं सर? देखें, जो लोग क्या चाहते हैं, दिस इज रिसर्च। मैं आपसे आगे पूछूंगा भाई आपको किस किस्म की प्रोडक्ट जो है वो, मैं गाड़ी बनाता हूं और आपको किस किस्म की गाड़ी जो है वो पसंद है, तो आप ऑब्वियसली अपनी चॉइस जो होगी और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बता देंगे। इसी तरह तमाम लोगों से डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इट मे और मे नॉट रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ एसेट दैट यू वांट। अब ये रिसर्च एक्टिव, ये प्योर रिसर्च हो गई कि यार हम सिर्फ जो है वो टेक्निकल जो है वो नॉलेज हासिल करने के लिए, हम एक डिमांड को जानने के लिए हम सिर्फ नॉलेज हासिल कर रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी नॉलेज के ऊपर जो है वो उस तरह की व्हीकल बना भी दूँ। लेकिन जब मैं व्हीकल बनाने के लिए फर्दर स्टेप लूँगा कि यार गाड़ी अगर इस तरह की बनानी है तो उसकी डिज़ाइनिंग कैसे की जाए, उसमें एरोडायनामिक्स कैसे हों, वो उसमें फीचर्स क्या क्या होने चाहिए, फिर जो गाड़ी आप बनाना चाह रहे हैं वो गाड़ी बनाने के लिए क्या आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज भी है या नहीं है,
एक्सपर्टीज अगर हैं तो क्या आपके पास रिसोर्सेज फाइनेंशियल इतने हैं कि वो गाड़ी वाकई बनाई भी जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती है? और अगर हाँ चलो बनाई भी जा सकती है तो ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ी बन तो जाएगी लेकिन वो खरीदने के लिए ही इतनी महंगी होगी कि कोई भी लेने वाला नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपकी जब आपने बनानी शुरू की, फिर आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोटोटाइप की स्टेज तक फिर आपका डेवलपमेंट फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? श्योर। Yes, sir. अच्छा, नीचे जो उन्होंने फिर मजीद एक्सपेंडिचर ऑन एन इंटेंजिबल आइटम दैट वाज इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस on development phase where the recognition criteria जी क्वेश्चन है अब्दुल कयूम, ये जो जिसने मास्क पहना हुआ है, क्वेश्चन है? नहीं है? ये सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? तो चलें, खैर अगर आपको आपने किसी एक्सपेंस को रिसर्च के तौर पे ट्रीट करते हुए आपने एट सम पॉइंट आपने उसको एक्सपेंस के तौर पे रिकग्नाइज कर दिया है और बाद में उस स्टडी की बेस पे आप प्रोटोटाइप बना के और एसेट को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए लाने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो वंस एन एक्सपेंडिचर is recorded as an expense तो it will be recorded as an expense और बाद में हम उसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे at a later stage। एक दफा जो एक्सपेंस के तौर पे चीज रिकॉर्ड हो गई वो चीज एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो गई, उसको दोबारा आपने उसको एसेट के तौर पे रिकग्नाइज जो है वो नहीं करना है। क्लियर है? ठीक सर, ये जो आपने बताया अभी जी जी यस सर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सर ये तो टेंजिबल एसेट्स के लिए भी तो हो सकती है ना, जैसे आपने गाड़ी की एग्जांपल दी थी। हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन क्या था? मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने ये जो एग्जांपल दी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इन टेंजिबल एसेट्स के लिए भी तो हो सकती है, जैसे कि अभी आपने गाड़ी की एग्जांपल दी। क्या हो सकती है? क्वेश्चन मुझे सर समझ आपने जो 4 पॉइंट्स ही बताए, टेक्निकल, फिजिबिलिटी, इंटेंशन टू कंप्लीट और एबिलिटी टू यूज, ये कह रहे हैं कि ये टेंजिबल एसेट्स के लिए भी यूज हो सकती है। देखिए, फिलहाल जो बात हो रही है ना वो बात इस हवाले से हो रही है कि हमने कुछ एक्सपेंस जो है वो हमने किया और हमारा इरादा ये था कि फिर वहीबा कह रही है आप कैमरा ऑफ कर दें। जी फिर वहीबा कह रही है कैमरा ऑफ कर दें आप। मैं कैमरा ऑफ कर दूं? सर मैसेज आया यार वो सर को नहीं कह रही है, उसे कह रही है। कयूम को कह रही है। हाँ, वो कयूम साहब जो हैं वो पूरे घर में घूमते फिर रहे हैं। वाकई अगर वो, मैं उनसे कहना चाह रहा था कि अगर वो बंद कर दें तो अच्छी बात होगी। सर आप कहे ना। कयूम साहब अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली सर कयूम से के Alt+F4 दबाएं, ठीक हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल Alt F4 बिल्कुल ना दबाइएगा, लेकिन वो मुझे लग ही रहा है कि वो बेसिकली मोबाइल लेके पूरे घर में घूम रहे हैं। अच्छा खैर, हाउस टूर करवा रहे सर। अभी तो आई डोंट नो कि वो पता नहीं है भी कि नहीं है हमारे साथ। अच्छा तो नेक्स्ट जो है वो अगर आप लोग स्लाइड नंबर सर से भी दोबारा की सर
जी जी। सर नहीं समझ आ रही। अच्छा, अभी तक क्या चीज समझ में नहीं आई? सर बस यही समझ आई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी R&D परफॉर्म करती है नॉलेज गेन करने के लिए ठीक है, साइंटिफिक और ठीक है। और इसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी कॉस्ट जो होगी वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज एक्सपेंस होगी, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में चली जाएगी। इनकम स्टेटमेंट में। यहाँ तक की बात जो समझ में आ गई बिल्कुल सही समझ में आई। अच्छा, सर फिर ये आपने सारी कॉस्ट वगैरह एसेट पे आएगी ना? नहीं, एक्सपेंस के तौर पे, एक्सपेंस के तौर पे जो रिसर्च तक की जो कॉस्ट है एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसको हम इनकम स्टेटमेंट को चार्ज करेंगे। तो सर ये किस चीज पे आएगी? एसेट पे आएगी? एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एसेट के तौर पे। अभी तक की जो हमने बात की है, मैं अपनी बात को एक दफा फिर से दोहरा रहा हूँ, सबसे पहली स्टेप नंबर 1, हमने मार्केट रिसर्च की कि यार प्रोडक्ट किस किस्म की होनी चाहिए। यहां तक का जितना भी एक्सपेंस आया है ये सारे का सारा इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस है तो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? जी सर। ये था Yes, स्टेप नंबर 1। Yes, अच्छा, फिर है स्टेप नंबर 2 कि हमने जो रिसर्च की थी उसकी बेस पे वाकई ही सोचा कि हमें प्रोडक्ट इस किस्म की बनानी चाहिए, तो हमने एक उसकी डिजाइनिंग की और फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज वाले लोग इकट्ठे किए, फाइनेंसेस इकट्ठे किए और उसका एक प्रोटोटाइप बनाया। अब ये जितने भी लोग हैं जिनको आपने टेक्निकल एक्सपर्टीज के लिए हायर किया हुआ है, जो प्रोटोटाइप की कॉस्ट है, जो कि टेस्टिंग की कॉस्ट है, ये सारी की सारी डेवलपमेंट फेज में आएगी। ठीक है, इसमें वो 4 या 5 कंडीशंस वो हैं जो कि हमने पीछे जो है वो डिस्कस की हैं, और इस फेज के ऊपर आने वाला जो एक्सपेंस है वो आपका बैलेंस शीट में अपीयर होगा। स्टेप नंबर 1 जो था वो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो गया। स्टेप नंबर 2, ये जो प्रोटोटाइप बनाना और लोगों को इकट्ठा करना और उनको पेज देना और टेस्टिंग करना, ये वाली जो कॉस्ट है ये सारी की सारी डेवलपमेंट कहलाएगी, बैलेंस शीट में अपीयर होगी एज एन एसेट। ठीक है? यस सर। उसके बाद जब आपने ये भी काम कर लिया और आपने कहा कि वाकई हाँ टेक्निकली भी फिजिबल है, फाइनेंशियली भी फिजिबल है, इसकी मार्केट भी मौजूद है, कॉस्ट भी इसकी आराम से हम मेजर कर सकते हैं, तो आपने कहा ठीक है ये चीज कमर्शियली प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अब जो कॉस्ट होगी वो सारी की सारी इन्वेंट्री के तौर पे जब उसको आप बनाना शुरू करेंगे तो वो इन्वेंट्री के नाम से अपीयर होना शुरू हो जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो तीन फेजेस हैं। पहले फेज में सिर्फ नॉलेज इकट्ठी की, एक्सपेंस के तौर पे। जी जी सर, स्क्रीन लगी हुई है, इसमें ये खोल दें ताकि हमें समझ आए साथ साथ, क्योंकि उधर हम स्लाइड्स में कभी आगे चले जाते हैं कभी पीछे चले जाते हैं, तो उसमें सारे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आवाज भी थोड़ी कट कट के आ रही है। सर स्लाइड सर आप अपनी स्क्रीन खोलते तो उससे हमें वाज़ेह होता है कि इस स्लाइड में आप जा रहे हैं और इस लाइन में। आ गई है? अब आ गई है सर। चलें जी, अब ठीक है? जी सर, अभी बिल्कुल इस वाली स्लाइड की बात कर रहा हूं मैं। सही। सर फुल स्क्रीन कर दें? क्या कर दूं? अच्छा सही है सर, अब सही हो गया सर। अब ठीक है? उधर से जरूरत भी नहीं है, इधर से पढ़ेंगे। बिल्कुल सही है सर। ठीक है, अच्छा चलें। यार ये कौन है यार? यार नहीं करो ये, कोई छोटे से बच्चे हैं, खैर है कोई बात नहीं, आप इनको इग्नोर करें। खैर है, बस आप इनको इग्नोर करें। स्लाइड तो आपको पता लग गई है ना कि कौन सी है? यस सर। ठीक है,
तो फिर हम जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। बच्चों को इग्नोर करना है, बड़े लोग जो हैं वो साथ साथ में जो है वो इसी उसके दौरान जो है वो अभी हम क्विज भी ले लेंगे, तो जो लाइनें वगैरह हैं वो भी पता लग जाएंगी कि किस किस की हैं और किस किस की नहीं। ठीक है, यस सर। अच्छा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो हमने उस पर बात कर ली कि और उसके हमने 3 स्टेजेस भी, फेजेस आप उसको कह सकते हैं, वो फेजेस भी हमने डिस्कस कर लिए जो कि हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जो आगे इसको आप अगर थोड़ा सा हाँ, अब जो जरूरी बात है वो अच्छा, अमोर्टाइजेशन जो है, जो इंटेंजिबल्स की, वो इसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। इंटेंजिबल एसेट्स विद अ फाइनाइट यूजफुल लाइफ डिफाइनेबल, एंड इंटेंजिबल एसेट्स विद इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ अनडिफाइनेबल। बाज मसलन जो पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स वगैरह हैं, उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। पेटेंट्स हैं लेट सपोज, तो पेटेंट्स की नॉर्मली लाइफ जो है वो 15 टू 20 इयर्स होती है, एनी यूजुअली एनीवेयर बिटवीन 15 टू 20 इयर्स। तो 15 या 20 इयर्स है, तो ऑब्वियसली हमने जो उसके ऊपर कॉस्ट लगाई होगी उस पेटेंट को परचेज करने के लिए, पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए, तो वो पेटेंट को रजिस्टर करने की जितनी भी कॉस्ट है वो ऑब्वियसली हमने डिफाइंड है कि वो कितनी है, और जो उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर हमारे पास अमोर्टाइजेशन उसकी आ जाएगी कि ओवर 15 ईयर पीरियड पर ईयर अमोर्टाइजेशन जो होगी वो हमारी कितनी होगी। ठीक है सर, ये एक तरह की डिप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन ही हो गई, और अमोर्टाइजेशन बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स की डेप्रिसिएशन को कहते होते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में। यस लेकिन अब गुडविल है जैसे, तो गुडविल जो है वो उसकी लाइफ जो होती है वो नॉर्मली डिफाइनेबल नहीं होती, इसी वजह से उसकी अमोर्टाइजेशन भी चार्ज नहीं होती है। बिल्कुल सेम एग्जांपल है जैसे लैंड है, तो लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नॉर्मली हम क्यों चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि जो लैंड है उसकी लाइफ जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। तो जब कॉस्ट को लाइफ से डिवाइड किया जाता है और वो लाइफ जो होती है वो इनडेफिनेट है, तो आंसर उसका 0 आता है। इसी तरह जो गुडविल है, गुडविल की लाइफ जो होती है वो भी इनडेफिनेट है। गुडविल जो है वो कम हो सकती है, डैमेज हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। मसलन सैमसंग है, जब उनका वो एक मॉडल जिसने नोट 7 में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो उनकी गुडविल जरूर डैमेज जरूर हुई, लेकिन ये नहीं है कि उसके बाद से वो सैमसंग का नाम ही बिल्कुल खत्म हो गया हो, और वो उसके बाद लोगों ने उसको बिल्कुल जो परचेज करना जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दिया हो, और वो हमेशा ही के लिए खत्म ही हो गई हो। तो गुडविल की एक एक लाइफ क्योंकि उसकी काउंटेबल नहीं है, इस वजह से उसको हम आम तौर पे अमोर्टाइज नहीं करते होते हैं, और तमाम वो 10 इंटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, और बाकी जिनकी लाइफ जो है वो काउंटिंग में आ सकती है, उन तमाम एसेट्स के ऊपर जो है वो अमोर्टाइजेशन चार्ज की जाती है। तो गुडविल के ऊपर फिर क्या किया जाता है, गुडविल जो है उसको हम इम्पेयरमेंट उसके ऊपर जो है वो चार्ज करते होते हैं, और इम्पेयरमेंट जो है वो हमें बताएंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, अब्दुल कयूम साहब बताएंगे कि इम्पेयरमेंट जो होती है वो क्या होती है। अब्दुल कयूम।
जी अब्दुल कयूम साहब, मारिया। सर आई थिंक ये लॉस होता है, मैं भूल गई अभी पढ़ा है। यस सर। इम्पेयरमेंट सर खराबी को कहते हैं, किसी चीज में जो खराबी। इम्पेयरमेंट वो होती है जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट जो है वो बुक वैल्यू कैरिंग से अमाउंट नीचे कम हो चली जाए एसेट की। सर कैरिंग अमाउंट से रिडक्शन को कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। जी सर एसेट की जो कैरिंग अमाउंट काइंड ऑफ लॉस सर। ठीक है। अकाउंटेबल अमाउंट से कम हो जाती है तो। चौधरी फतेह मुनीब साहब, क्या होती है ये जो इम्पेयरमेंट है? सर इम्पेयरमेंट बेसिकली जो होती है वो यही होती है कि जो आपकी बुक वैल्यू होती है वो रिकवरेबल अमाउंट से एक्सीड कर जाए आपकी। हाँ, जितनी अमाउंट आपने इन्वेस्ट एसेट में की हुई है उतनी अमाउंट आप एसेट से रिकवर नहीं कर पाएंगे। सर्विस कौन कौन सी दो चीजें इसमें आती होती हैं रिकवरेबल अमाउंट में? सर फेयर मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज। ठीक है, और अनमोल है हमारे साथ? जी सर। अनमोल, ये जो वो वैल्यू इन यूज है ये क्या चीज है? सर मैं बताऊं? जी जी। वैल्यू क्या चीज? वैल्यू इन यूज। सर ये वो वैल्यूज होती हैं जी जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आपको अभी तक मेरा ख्याल है मिल नहीं रहा है रजिस्टर सर में। ये वो वैल्यूज होती हैं नहीं सर, वो नेट मेरा स्लो है इसलिए। अच्छा। सर ये वो वैल्यूज होती हैं जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है जो कैश फ्लो या अदर बेनिफिट्स एसेट्स को जनरेट करने के लिए हम स्पेसिफिक ऑनर या स्पेसिफिक यूज के लिए यूज करते हैं। नेहा, ये प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज होती है? जी सर। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? सर प्रेजेंट वैल्यू जो हमारे पास जितने पैसे होते हैं वो जो टोटल उनकी अमाउंट होती है फ्यूचर इन कंट्रास्ट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। मुझे सर होती है वो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी। अच्छा ऐसा सर एसेट की यूज की जो प्रेजेंट वैल्यू होती है सर उसे प्रेजेंट कहते हैं डिस्काउंटेबल वैल्यू सर एसेट की जो आज होती है। की जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर वैल्यू अगले डिस्काउंट जब आप लेस कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू कहलाएगी। यस सर जो फ्यूचर वैल्यू के कंट्रास्ट में होगी। ठीक है सर फ्यूचर वैल्यू से हम और इंटरेस्ट इसको माइनस हम करेंगे। डिस्काउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे जो स्लाइड आ रही है सर नहीं आ रही। ये मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। सर आ रही है पर गंदी है। इस पे तो एमोर्टाइजेशन वाली आ रही है अभी तक। हाँ, मेजरमेंट आफ्टर रिकग्निशन। यस सर। अभी आ गई है मैं। हाँ, इसमें एक तो यही कॉस्ट मॉडल और हमेशा की तरह जैसे किसी भी एसेट को इनिशियली जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है, तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर रिपीट कर नहीं। जैसे कोई भी नजर ही एसेट नहीं होता आ है, रहा। जैसे कोई भी रिपीट एसेट करके है समझ नहीं आई जी, जैसे किसी भी एसेट को आप इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते होते हैं, इसी तरह इंटेंजिबल एसेट्स को भी इनिशियली कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा। इस चीज को कॉस्ट मॉडल कहा जाता है। ठीक है यस सर। एक बार ये बता दें। अच्छा यार, एक ये जिसने भी प्लीज इसको हटा दो।